हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लेपर्ड। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्लास 10 CBSE की जो बुक नंबर 2 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका ये चैप्टर है जिसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। दोस्तों, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर रहे हैं और ये एक अमेरिकन राइटर थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस राइटर के ही बारे में, बिकॉज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन पहले एक्चुअली एक न्यूज़पेपर राइटर थे दोस्तों, और लेटर ऑन ये एक फ्रीलांस ऑथर, मैगजीन, आर्टिकल्स, बुक्स, मतलब काफ़ी कुछ लिखा है इन्होंने बाद में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने अमेरिकन नीग्रोज़ के बारे में यानी कि ब्लैक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है और उनके हक की आवाज़ उठाई है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये स्टोरी है एक बहुत ही फेमस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बारे में जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। दोस्तों, रिचर्ड एब्राइट, जैसा कि उनकी मदर कहती हैं, कि बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे बचपन में। उन्होंने दोस्तों 2-2.5 साल की उम्र में अपने एरिया के अंदर पाए जाने वाली लगभग 25 प्रजातियों को, तितलियों की 25 प्रजातियों को कलेक्ट कर लिया था। बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इनकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। नाउ, रिचर्ड एब्राइट थॉट इट टू बी एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन। अब भाई, एंड कैसे हो गया इतनी जल्दी? तो दोस्तों, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिचर्ड एब्राइट, इस एंड की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है? एक्चुअली रिचर्ड एब्राइट को उनकी मदर ने एक बुक गिफ्ट की थी, लेकिन इस बुक से पहले उनको पता था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। दोस्तों, क्यूरियस चाइल्ड होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है किसी चीज़ को जानने की। और ये बहुत ही बढ़िया कहावत है कि क्यूरोसिटी से बड़ा कोई भी दोस्तों स्कूल नहीं होता। क्यूरोसिटी सबसे बड़ा स्कूल है जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अब दोस्तों, 2 साल की उम्र से ही ये बच्चा क्या करता था? कलेक्शन का बहुत शौक था। कॉइन्स को कलेक्ट करना, छोटे छोटे स्टोन्स को, अलग अलग तरह के कलर्स के स्टोन्स को इकट्ठा करना, स्टार गेजिंग करना, और मदर भी इसी तरह के गिफ्ट देते, जैसे कि उनको लाकर बड़े बड़े बाइनोकुलर्स देना, माइक्रोस्कोप्स देना और बुक्स देना जो कि साइंस से रिलेटेड हो। तो वो बहुत ही जल्दी इस चीज़ से मैं कहूँगा कि अक गए। एक तरह से बहुत ही जल्दी इनका मन भर गया बटरफ्लाइज को देख देख कर। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उनकी मदर ने गिफ्ट की द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। दोस्तों, ये बुक का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका ये है कि ये बुक रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करती है। क्यों करती है भाई टर्निंग पॉइंट का काम? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस बुक को तो उन्होंने पढ़ा, लेकिन इस बुक के अंतिम छोर पर एंड में ये लिखा गया था डॉक्टर फ्रेडरिक यूकार्ट के द्वारा, जो कि टोरंटो यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे। उन्होंने एक अर्ज किया था, एक एक्चुअली रिक्वेस्ट की थी कि जो कोई भी इस बुक को पढ़ेगा वो वॉलंटरली, यानी कि अपनी मर्ज़ी से अगर करना चाहे तो एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करें कि जो उनके एरियाज़ में तितलियां पाई जाती हैं, स्पेसिफिकली मोनार्क तितलियां। दोस्तों, ये मोनार्क कौन सी तितलियां सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं? ये काले रंग की तितली जिसके ऊपर गोल्डन और वाइट स्पॉट्स होते हैं, और मोस्टली ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। हमने और आपने कभी ना कभी इसको देखा होगा। तो डॉक्टर फ्रेडरिक ने क्या बोला था कि इनको टैग करना है, इन बटरफ्लाइज को टैग करना है। दोस्तों, वैसा ही इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। रिचर्ड एब्राइट ने टैग करते रहे। अब सोचा कि मैं कितनियों को टैग कर पाऊंगा, तो दिमाग लड़ाया और बहुत ही छोटी उम्र के अंदर, दोस्तों आप समझ सकते हैं 3rd या 4th ग्रेड का स्टूडेंट था उस समय पे रिचर्ड एब्राइट। तो इन्होंने क्या किया, उस समय पे फीमेल मोनार्क, यानी कि जो फीमेल मोनार्क तितलियां थी, उनके अंडों को रेज करना स्टार्ट कर दिया अपने घर की बेसमेंट में, छोटी सी लैब बनाकर एक। तो यहाँ पर आप छोटी सी उम्र में ही देख सकते हैं दिमाग कितना तेज था जो इतनी चीज़ सोच सकते थे। अब वहाँ पे अंडों को रेज किया, वो हैच हुए, कैटरपिलर से बटरफ्लाइज बनी और एक एक को टैग करते रहे। अब दोस्तों, जो ये टैगिंग का सिलसिला था ये चलता रहा। इन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा तितलियों को टैग कर दिया, लेकिन निराशा हाथ लगी क्योंकि वापस सिर्फ 2 तितलियों को ये पकड़ पाए।
टैग की हुई बाकी की तितलियों को कभी भी पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए ये इनको इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब दोस्तों देखते ही देखते समय आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही क्यूरोसिटी के साथ नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ था। तो आगे आकर लाइफ में एक बड़ा साल आता है जब ये 7th ग्रेड में होते हैं। तो 7th ग्रेड में क्या हुआ भाई ऐसा, 7th ग्रेड में वो पहली बार साइंस काउंटी साइंस फेयर के अंदर गए। कौन गए? रिचर्ड इब्राइट, जबकि 7th क्लास में थे। तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पे मॉडल बनाया दोस्तों फ्रॉग टिश्यू का, यानी कि जो मेंढक होता है उसके जो टिश्यू होते हैं उसकी स्लाइड्स कैसी होती हैं, इसका मॉडल बनाया। ये याद रखिएगा दोस्तों, मॉडल कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, और इसी वजह से ये हार भी गए। लेकिन इस हार का गम नहीं था, सिर्फ असर ये था कि वो ये सोचने की, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मैंने कहाँ पर गलती की है, कहाँ पर काम कम किया है कि मुझे हार का मुंह देखना पड़ा। अब यहाँ से वो समझ चुके थे कि मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा अगर अच्छा मैंने प्राइज़ जीतना है या अच्छा मैंने नाम बनाना है। तो दोस्तों याद आई दोबारा उसी बुक की जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, क्योंकि उसके एंड में किसने लिखा था? डॉक्टर फ्रेडरिक उकार्ट ने। तो उन्हीं को ही इन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक उकार्ट को ही एक लेटर लिखा जिसमें सजेशंस मांगे कि मुझे बताइए कि मैं साइंस के अंदर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजी के अंदर मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, नाम बनाना चाहता हूँ, और अभी मेरी एज ये है, तो मैं क्या करूँ, मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। वहाँ से डॉक्टर फ्रेडरिक उकार्ट ने भी बच्चे का जज्बा देखा, क्यूरोसिटी देखी, और इनको सजेशंस दी। सजेशंस भी दोस्तों कहते हैं ना कि सजेशंस भी इनको मतलब एक तरह से बोरे भर भर कर मिली। तो अब इन्होंने क्या किया, सजेशंस लेने के बाद इन्होंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया कि क्या क्या उन्होंने सजेशंस दी हैं और मुझे क्या क्या करना है। नाउ अब देखते ही देखते दोस्तों 8th क्लास यानी कि ये अब सीनियर स्टूडेंट होने वाले हैं इसके बाद। अब दोस्तों 8th क्लास में इन्होंने साइंस काउंटी फेयर था जो वो जीत लिया। अब यहाँ पे कैसे जीता, इन्होंने दोस्तों जो लॉन्ग लिस्ट एक बना के भेजी थी डॉक्टर फ्रेडरिक उकार्ट ने, उसमें से प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर लिया। तो एक प्रोजेक्ट इन्होंने चूज़ किया कि कोई वायरल डिजीज़ है जिससे हर 2-4 सालों के बाद जो मोनार्क बटरफ्लाइज के कैटरपिलर्स हैं ये बड़ी तादाद में मरे हुए मिलते हैं। अब ऐसा कैसे हो जाता है भाई कुछ सालों के बाद? तो ही थॉट द रीज़न फॉर दिस कुड बी अ बीटल। इनको लगा कि इसके पीछे किसी एक बीटल का हाथ हो सकता है, किसी बीटल से कोई वायरल डिजीज़ फैल रहा होगा, किसके अंदर? मोनार्क बटरफ्लाइज के अंदर और कैटरपिलर्स के अंदर। इसी वजह से ये इतनी बड़ी तादाद में मर जाते हैं। सो ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स बट कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स। इन्होंने क्या किया, दिमाग लड़ाया और कैटरपिलर्स को, वही घर की छोटी सी लैब बेसमेंट वाली, क्योंकि भाई अपने पास जो भी था उसी से ही हमने काम चलाना था, तो अपनी ही लैब के अंदर कैटरपिलर्स को रेज किया इन द प्रेजेंस ऑफ दीज बीटल्स। मैंने यहाँ पे बीटल्स की फोटो भी दोस्तों लगाई है और कैटरपिलर की भी लगाई है, पर इनको रिजल्ट कुछ खास नहीं मिले। सो व्हेन ही शोड हिज ट्रायल एक्सपेरिमेंट एट द साइंस काउंटी फेयर, हिज प्रोजेक्ट वॉन ए प्राइज। वो भले ही कुछ रिजल्ट नहीं ले पाए, लेकिन दोस्तों ये था तो एक रियल एक्सपेरिमेंट ना। तो रियल एक्सपेरिमेंट की वजह से इनको यहाँ पर साइंस काउंटी फेयर में प्राइज़ मिला। देन अगले साल, अब सीनियर ईयर में आ गए हैं ये, ही मेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो द वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क्स। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन प्राइजेस। अब ये प्रोजेक्ट क्या था दोस्तों? वॉइसरॉय बटरफ्लाइज थी जो ये भी काले रंग की होती हैं, इनके ऊपर भी निशान होते हैं वाइट और गोल्डन कलर के, जैसे मोनार्क्स के ऊपर होते हैं। लेकिन ये थियरी थी, एक माना जाता था कि जो मोनार्क्स हैं बर्ड्स इनको नहीं खाते, इनको मतलब टेस्टी नहीं लगती खाने में मोनार्क्स, तो वॉइसरॉयज को खा लेती हैं। तो वॉइसरॉय क्या करते थे, कॉपी करने की कोशिश करते थे मोनार्क बटरफ्लाइज को, ताकि पंछी ये सोचें कि ये वॉइसरॉय बटरफ्लाई नहीं है, मोनार्क है और हम इसे ना खाएं। तो इन्होंने दोस्तों यहाँ से अपनी रिसर्च भी स्टार्ट की एज टू द पर्पस ऑफ द 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ ए मोनार्क प्यूपा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने मोनार्क की एक बहुत खूबसूरत फोटो ली है। ये मोनार्क तितली है दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ जानने की कोशिश की, जो इसके पंख हैं, जो इसके विंग्स हैं, इसके ऊपर गोल्डन स्पॉट्स थे। 12 गोल्डन स्पॉट्स होते थे हर एक मोनार्क प्यूपा के ऊपर। तो अब हुआ क्या
यहाँ पर ये देखना चाह रहे थे कि जो ये 12 डॉट्स हैं इनका क्या रीज़न है। सभी साइंटिस्ट प्रोफेसर्स ये मानते थे कि ये सिर्फ ऑर्नामेंटल हैं। ऑर्नामेंटल मतलब सिर्फ इसके डिज़ाइन को दिखाने के लिए या डिज़ाइन को दर्शाने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए ब्राइट एंड अनदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट गॉट टुगेदर एंड मेड अ डिवाइस दैट कुड शो दैट द गोल्ड स्पोर्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ए हार्मोन दैट वाज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ। ए ब्राइट के एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उस दोस्त के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पे एक गैजेट बनाया जिससे ये शो कर सकते थे कि जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर ये 12 धब्बे हैं, 12 जो निशान हैं, स्पॉट्स हैं गोल्डन कलर के, ये ऑर्नामेंटल नहीं है। भगवान ने सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं बनाए, बल्कि इनके अंदर से एक हार्मोन निकलता है जो इसकी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। यानी कि मोनार्क प्यूपा के जो सेल्स हैं उनकी सेल की ग्रोथ किसके ऊपर निर्भर करती है? इसी सीक्रेट हार्मोन के ऊपर जो इन 12 स्पोर्ट्स के अंदर से निकलता है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एट वन ऑफ द लैब्स, एक लैब के अंदर भी इन्होंने वहाँ पे यही चीज़ रिसर्च की। ही गॉट ए चांस टू वर्क एंड फाउंड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन इन द गोल्डन स्पोर्ट्स। अब जो ये केमिकल स्ट्रक्चर था इनको मिल गया। किसका मिल गया भैया? जो हार्मोन इन्होंने ढूंढा था इन्हीं 12 बिंदुओं के अंदर, जो 12 स्पोर्ट थे, एक तितली के ऊपर, एक बटरफ्लाई के ऊपर, इनके अंदर से एक हार्मोन निकलता था और इस हार्मोन का अब इन्होंने क्या बना लिया? केमिकल स्ट्रक्चर बना लिया। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर ये सीनियर ईयर में है और दिमाग कितना तेज है। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ, लुकिंग एट दी एक्सरे फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी एक्सरे फोटो को ये देख रहे थे। ही सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट पजल्स ऑफ लाइफ। उस फोटो को देखते हुए इन्होंने लाइफ के एक बहुत बड़े पजल को सुलझा दिया। ही केम टू नो हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स इट्स डीएनए। यहाँ पर इन्हें पता चला कि एक सेल यानी कि एक कोशिका कैसे पूरे के पूरे डीएनए का ब्लूप्रिंट हमें दे सकती है। कैसे डीएनए के बारे में हमें पता चल सकता है जस्ट एक सेल से। ये थ्योरी को किसने सच करके दिखाया दोस्तों? रिचर्ड ए ब्राइट ने। इट वॉज अ बिग ब्रेक थ्रू एंड वॉज पब्लिश्ड इन ए मैगजीन ऑल्सो। ये बहुत ही बड़ा एक मैं कहूँगा अचीवमेंट थी इनकी लाइफ की। नॉट ओनली इनकी लाइफ की, साइंस के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसी के चलते इस आर्टिकल को, इनकी रिसर्च को एक मैगजीन के अंदर भी पब्लिश किया गया। ही ऑल्सो हैड मैनी अदर इंटरेस्ट एंड ऑल्सो एडमायर्ड हिज सोशल स्टडी टीचर एज ही वॉज द ओनली वन हु यूज टू गिव हिम न्यू आइडियाज़। दोस्तों सभी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर ये वैल्यू देते हैं, जैसे अपनी मदर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन साथ साथ इनके एक सोशल साइंस के टीचर थे जो इनको हमेशा कोई ना कोई नए आइडियाज़ देते रहते थे। तो उनको ये हमेशा अपनी इंटरव्यूज़ के अंदर ही बताते हैं कि आई ट्रूली एडमायर हिम। नाउ ही वॉज गुड एट डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड अ ग्रेट कैनोइस्ट। डिबेट के अंदर, पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, कैनोइस्ट यानी कि स्पोर्ट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट था इनका। तो उसके बाद हम देखते हैं ही नेवर यूज टू विन फॉर द सेक ऑफ विनिंग फॉर प्राइजेज बट बिकॉज ही वांटेड टू बी द बेस्ट एट वॉट एवर ही यूज टू डू। यानी कि वो सिर्फ जीतने के लिए जीतना नहीं चाहते थे, वो इसलिए जीतना चाहते थे कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें सिर्फ मैं बेस्ट रहूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ इसको पूरे दिल से करूँ। It is shown in this chapter that the right amount of curiosity and a bright mind and the will to win for right reasons are the qualities needed to be a scientist। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। सही मात्रा की क्यूरोसिटी यानी कि उत्सुकता अगर सही मात्रा में है और एक ब्राइट माइंड है यानी कि माइंड बहुत तेज़ है अगर आपका, और आपके अंदर चाहत है कुछ कर गुजरने की, तो दोस्तों एक महान साइंटिस्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैं यहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट नहीं कहूँगा, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, ये चैप्टर से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, हम वो बन सकते हैं अगर हमारे अंदर उसको करने की चाहत है। दोस्तों उनकी मदर ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है उनके साइंटिस्ट बनने में, बहुत ही बड़ा रोल। एंड ये हमें पता चलता है इस स्टोरी से, जो कि हमेशा पिता का साया सर पे नहीं था, फिर भी उनकी मदर हमेशा उनके लिए जो भी चीज़ें लाती वो साइंस से रिलेटेड लाती, क्योंकि पता था कि मेरे बेटे को साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। नाउ ऑल्सो बॉट हिम द बुक, जिसके बारे में हमने बात की है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 विच अराउज्ड हिज क्यूरियोसिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस। और दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि हमें ये साइंटिस्ट मिला अब जो कि
रिचर्ड एच एब्राइट था, एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हैं, प्रोफेसर्स ऑफ केमिस्ट्री हैं एंड केमिकल बायोलॉजी रुटगर्स यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर ये बहुत बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों भाग्यवश आज भी ये यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।